एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज का जो हमारा विषय रहेगा व्याकरण का कौन सा विषय? अलंकार। और ये बेटा कोई ये नहीं है कि आप लोग अभी इसी कक्षा में कर रहे हो, 8वीं कक्षा में भी हम लोगों ने अलंकार पढ़े हैं। तो कुछ याद है क्या होते हैं अलंकार? हाँ जी, अपने द्वारा किसी भी शब्द की सुंदरता जी काव्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जी हाँ, वैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहने। जैसे कोई भी युवती या कोई भी स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, तो वो क्या होते हैं? अलंकार। गहने होते हैं ना, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार होते हैं, गहने होते हैं। ठीक है जी। तो ठीक उसी प्रकार जो तत्व काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलम प्लस सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले। ठीक है ना? तो बेसिकली तो ये भी आभूषण ही हुए, काव्य के आभूषण। ठीक है बेटा। अब देखो, आप कहोगे कि मैडम ये कैसे बढ़ाते हैं? मैं आप लोगों को बता दूं कि अलंकार या रस के बिना, जब आपको आनंद आता है तभी तो आपको काव्य प्रभावित करता है ना। रस और अलंकार जो है बेटा काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माने। ठीक है। हमारे बहुत से जो साहित्यकार हुए हैं, हिंदी के विशेषज्ञ हुए हैं, उनका ये मानना है कि अलंकार और रसों के बिना जो है काव्य रचना अधूरी है। होता है ना, लय तुक, इन सभी से ही काव्य आकर्षक होता है। ठीक है जी। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब अक्सर पता है क्या बच्चे क्या करते हैं, अगर अकेला भी लिखना होगा ना, शब्द अलंकार, आपको पता है ये शब्द अलंकार मैं किस लिए बोलती हूँ, इकट्ठा बोला गया है, लेकिन वैसे ये शब्द जमा में अलंकार होकर शब्द अलंकार बना है, अर्थ जमा में अलंकार होकर अर्थ अलंकार। ठीक है जी। शब्द अलंकार, जैसा कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार की उत्पत्ति होती है तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द। और जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार की उत्पत्ति होती है, क्या होता है वो? आगे बात समझ में? yes. शब्द अलंकार 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक और शेष। और अर्थ अलंकार 5 प्रकार के हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानकीकरण और अतिशयोक्ति। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्द अलंकार। पहला है अनुप्रास। अनु का अर्थ क्या होता है? बहुत बार बताया आप लोगों को। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा अनु का? पीछे। आई बात समझ में? शाब्दिक अर्थ क्या होता है अनु का? पीछे। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात? तो देखिए, ये जो अनुप्रास अलंकार है, ये अपने अर्थ से ही इस बात की पुष्टि करता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिन काव्य पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति, एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है जी, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में। जी, खेल रही हैं जल थल में। अब यहां पर देखो बेटा, ध्यान से सुनो प्लीज इधर से। च वर्ण की आवृत्ति हो रही है पहले अक्षर में। यस मैम। साफ साफ पता चल रहा है अनुप्रास। अब ये अंतिम अक्षर है ल, ल और ल। तो यहां पर मैं ये चीज बताना चाहती हूं कि किसी काव्य पंक्ति में चाहे पहला अक्षर हो, चाहे दूसरा अक्षर हो या तीसरा अक्षर हो, अगर तीनों में ही बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा होता है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से अनुप्रास अलंकार को बड़े मजे से सुना डाला। ठीक है जी। और पीपर पात सरिस मंडोला, अब इसमें भी मैं अक्सर आपको बताऊंगी आगे चलकर कि सरिस जो होता है वो हमारा किस में आता है? उपमा में भी आता है।
ठीक है ना। आप दोनों में से प उसको अनुप्रास में भी लिख सकते हो और उसको उपमा में भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं माना जाएगा। एक चीज यहाँ जरूर बताऊंगी बेटा, हर किसी में अनुप्रास मत लिख देना, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के गुण तो आप लोग को बहुत सभी में नजर आ जाएंगे। मोस्टली होता है ना, एक ना एक वर्ण की आवृत्ति तो बार बार हो ही रही होगी, तो अनुप्रास अलंकार के गुण तो आपको किसी भी काव्य पंक्ति में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप उनको डिफरेंशिएट करोगे तो मुख्य जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है उसके आधार पर करोगे। ठीक है, आगे बात समझ में? इरेज कर दो इसको। चलिए, दूसरा हमारा अलंकार है कौन सा? यमक अलंकार। मैंने कहा शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार। अब यमक अलंकार की पहचान सुनिए। शब्द एक, दोनों के अर्थ अलग। एक शब्द का दो बार प्रयोग लेकिन दोनों बार अर्थ अलग। जैसे कनक कनकते सोहनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद है। कनक कनकते सोहनी आदिता अधिकाय जो खाए तो मादकता अधिकाय अधिकाय जो खाए जो खाए जो खाए बोराए जो पाए बोराए बोराए। ठीक है जी। इसके बाद है तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ बेटा, कनक कनकते सोगुनी, एक शब्द है, शब्द का दो बार प्रयोग है। एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा भी नशीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी काव्य पंक्तियों के माध्यम से क्या कहता है, देखिए दोनों का अंतर मैं आप लोगों को बताती हूँ। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय जो खाए बोराए जो पाए बोराए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है तो वो भी पागल हो जाता है, अहंकार। वैसे नहीं कि किसी के पास होना है तो वो वैसे पागल हो जाएगा ना, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, वो अहंकार में पागल हो जाता है। दूसरा कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, कि जो व्यक्ति धतूरा खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, वो नशे में पागल हो जाता है। जैसे शराब पीकर लोग नशे में धुत हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार धतूरा खाकर लोग नशे में धुत हो जाते हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि जिसको सोना मिल गया वो भी पागल हो गया और जिसने धतूरा ग्रहण कर लिया वो भी पागल हो गया। अब बेटा अर्थ तो शब्द तो एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहां एक शब्द का प्रयोग दो बार हो लेकिन उनके अर्थ जब अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे यमक। ठीक है जी। उसके बाद देखो, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। ये काव्य पंक्तियां उस समय जब राजा जयचंद की रानियां जंगल में चली जाती हैं, राजमहल जब उनसे छूट जाता है, तब लिखा है कि जब वो रानियां थी तो तीन बार भोजन किया करती थी। एक बाट और दूसरा बेर फल वाला बेर, कि तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। कि राजा जयचंद की रानियां जब राजमहल में थी तो तीन बार भोजन किया करती थी, लेकिन अब वही रानियां जब जंगल में हैं तो तीन बेर खाकर अपना गुजारा कर रही है। बेटा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, उधर पीछे आ जाओ, दोनों पीछे आ जाइए प्लीज, पीछे सेकंड डेस्क पे। यस, ठीक है। तो वो रानियां जो है जो तीन बार भोजन किया करती थी, अब वो तीन बेर खाकर अपना गुजारा कर रही थी। आगे बात समझ में? पक्का? अब उसके बाद आ जाइए श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, है ना, लेकिन अब तो दूसरा साल लग गया है, यही चीज हम बार बार कर रहे हैं, तो बेटा कंफ्यूज रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बहुत आसान से चलूंगी। श्लेष अलंकार, घनश्याम हमें नवजीवन दो। उसके बाद है मधुबन की
कोई? मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। सूखी इसकी कितनी कलियां। सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखिए, श्लेष अलंकार यहां बताया, वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार एक शब्द का प्रयोग 2 बार, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग। और तीसरी बात की श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि शब्द जो है एक, लेकिन उसके साथ अर्थ अनेक छिपे होते हैं। शब्द एक, उसके अर्थ अनेक। और यहाँ पर शब्द 2 और अर्थ भी अलग अलग। यमक में शब्द भी 2, शब्द कैसे 2? एक शब्द का 2 बार, एक शब्द 2 बार प्रयोग। और यहाँ पर एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ ना, और यहाँ पर एक शब्द के साथ ही अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। जैसे घनश्याम हमें नवजीवन। घनश्याम क्या है? एक अर्थ में बादल और दूसरे अर्थ में श्री कृष्ण। नवजीवन, एक तो हमारे जीवन की नैया पार कर दो और दूसरा जीवन को तृप्त कर दो। कैसे? एक व्यक्ति कहता है घनश्याम हमें नवजीवन दो, कि हे बादलों, एक तो घनश्याम ये है बादल बरसो, ताकि हम तृप्त हो सके। हमारा जो जीवन सूखे की मार झेल रहा है उससे हमें शांति मिल सके। आगे बात समझ में? अब बेटा, किसान को जब बदलता है तभी तो नवजीवन मिलता है ना। किसान पुकार कर रहा है बादलों से कि हे बादलों बरसो, हमें नया जीवन दो। उनके जीवन को नया जीवन कब मिलेगा बेटा? जब उनकी फसल लहलाएगी। ठीक है जी? आगे, जब तपती धरा शांत होगी। दूसरा अर्थ श्री कृष्ण के संदर्भ में, हे भगवान हमें नवजीवन दो, अर्थात हमारे जीवन का बादल। एक नवजीवन बारिश के बाद जो नवजीवन मिलने वाला है, और दूसरा हमारे जीवन का जो उद्धार होने वाला है। आगे बात समझिए। शब्द एक, अर्थ अनेक। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी। मधुबन बाग, एक मधुबन संसार। संसार की कलियां कौन? बच्चे। और मधुबन की कलियां कौन? बाग की कलियां कौन? फूलों की कलियां। 2 अर्थ हुए ना। एक तो कहते हैं मधुबन की छाती को, आइए बाग को देखो, इसकी सारी कलियां सूख गई हैं, फूलों की कलियां सूख गई हैं। दूसरा, अगर हमारे देश के ऊपर किसी ने आतंकवादी हमला कर दिया तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, हमारे बच्चे जो मारे गए तो क्या कहते हैं? संसार। ये जो संसार है, कलियां, बच्चे कलियां ही होते हैं कि देखो हमारी कलियां मुरझा गई। आगे बात समझिए। ये श्लेष। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आए? पक्का? एक और है, रही मन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर भी अलग अलग संदर्भ में हुआ। अक्सर आप कहोगे मैडम पानी तो बार बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, लेकिन बेटा उस एक पानी के साथ आप ये देखिए 3 अर्थ चिपके हुए हैं। एक तो आटा गूंदने वाला, एक मनुष्य के प्राणों के संदर्भ में, और तीसरा मोती के संदर्भ में, कि जब पानी गिरता है सीप में तभी तो मोती बनता है। Got it? आगे बात समझ में? चलिए, इसके बाद आते हैं अर्थ अलंकार, जहां पर चमत्कार अर्थों के माध्यम से होता है। ठीक है जी? उपमा अलंकार। बेटा उपमा अलंकार में जब कहीं पर पंक्तियों से तुलना के भाव उत्पन्न होते हैं, और इसके वाचक शब्द क्या होते हैं बेटा? जो किसी चीज की पहचान कराने वाले होते हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं? सा, से, ये वाक्य के अनुसार सी, और जैसा, के समान, के तुल्य, के तुल्य, सरिस, सरीखे या सरीखी। ठीक है जी?
ये वाचक शब्द जो है आपके उपमा अलंकार के। हाय फूल सी कोमल बच्ची, चांद सा रोशन चेहरा, सा आ गया ना। हाय फूल सी कोमल बच्ची, भाई एग्जांपल्स आप लोग सुनते रहते हो। और फिर जो मैंने पहले अनुप्रास अलंकार में भी एग्जांपल दिया था, पीपर पाते सरिस मंडोला। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके कहां से हैं? उपमा। जहां कहीं पर भी सा से सी आ गया तो वो क्या होगा आप लोगों का? उपमा। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बात समझ में उपमा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके वाचक शब्द क्या है? मानो, मनु। चुपचाप बैठ जाइए। जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, मनु, जानो, जनु, जो, ये सभी इसके वाचक शब्द हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये वाचक शब्द आपके किसके हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के, जिससे भी आप लोगों को पहचान करनी है उत्प्रेक्षा अलंकार की। अब 8वीं कक्षा की तरह, और वैसे तो एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है। जो भिक्षुक ले चला, जहां कहीं भी आओ, मानो सोता हुआ सागर जागा। अब यहाँ पर भी देखो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैडम यहाँ पर तो मानवीकरण भी लग रहा है कि सागर को जागने की बात कही है, ठीक है, लेकिन वहां पर आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का भी लिख सकते हो, जो गलत है नहीं। ठीक है जी, आगे बात समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इसके बाद रूपक अलंकार, चरण कमल, बंदो हरिराय। अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगी इधर, जिससे कि आप लोगों को इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चरण कमल, बंदो हरिराय, मेया मैं तो चंद्र खिलौना, खिलौना ले हो। ठीक है, उसके बाद मृग नयन, ये शब्द का प्रयोग मैंने यहां पर किया है, मैं एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, चरण कमल बंदो हरिराय रूपक अलंकार है, तो रूपी इसका जो विग्रह होगा। यहां पर एक चीज बताऊंगी बेटा, रूपक अलंकार में वैसे तो क्या होता है कि जब किसी चीज पर दूसरी चीज का रूप आरोपित कर दिया जाता है, उसको वही चीज मान लिया जाता है, तो ये रूपक अलंकार। ठीक है जी। दूसरी बात लास्ट, ये ध्यान रखना, रूपक अलंकार में कर्मधारय समास के गुण होते हैं। जब हम कर्मधारय समास करते हैं तो कैसे करते हैं? चरण कमल, कमल रूपी चरण, मृग नयन, नयन रूपी, मृग रूपी नयन, चंद्र खिलौना, चांद रूपी खिलौना। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? आगे बात समझ में। इनमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण, कर्मधारय के गुण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? बहुत अच्छे से। किसी को कोई कंफ्यूजन? जब रूप आरोपित कर दिया, बच्चा कहता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मुझे तो वो चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराय, कमल रूपी चरण, मृग नयन, नयन रूप, मृग रूपी नयन, कमल नयन, कमल रूपी नयन। जहां कहीं पर भी इस तरीके के शब्द होंगे आप लोगों के कर्मधारय समास के अंतर्गत, तो वो क्या होंगे? रूपक। समझ गए? ये नहीं कि कर्मधारय समास ही उसमें हो जाएगा। बात क्या है बेटा कि उसमें आपको कर्मधारय समास के गुण देखने को मिलते ही हैं। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? मानवीकरण सबसे आसान ऐसा लगता है ना, तो याद भी हो गया होगा। 9th क्लास जो आपकी बार थोड़ा सिलेबस डिडक्ट हो गया। मेघ आए बन ठन के समर के, ये पूरी की पूरी कविता आप लोगों की रूपक और मानवीकरण अलंकार पर निर्धारित है। चंद्र गहना से लौटती बेर जो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है, ये भी आपकी मानवीकरण अलंकार पर है। ठिगना सा चना बांध बैठा मुरेठा सिर पर, इस तरीके की। ठीक है,
सरसों के हाथ हुए पीले, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग वहां पर किया गया है। अलसी, लचीली, हठीली, ठीक है, जबकि ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। आप समझ रहे हो मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ये इससे संबंधित है। मानवीकरण अलंकार जहां कहीं पर भी किसी निर्जीव वस्तु का, किसी अन्य प्रकृति की वस्तु का मनुष्य की भांति जब चित्रण कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। अंग्रेजी में भी करते हो ना, पर्सोनिफिकेशन। जब मनुष्य की भांति चित्रण कर दिया किसी चीज का तो वो आपका कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। जैसे मेघ आए बन के संवर के। क्या कभी मेघों को बन ठन के संवर के आते हुए देखा है? लेकिन यहाँ पर कवि ने मेघों को दामाद की भांति दिखाया है कि जिस प्रकार दामाद अपने गांव में, किसी गांव में बन ठन कर आता है, ठीक उसी प्रकार भी मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जब वो मेघ आते हैं ना, पूरे बारिश का जब समय बनता है, काले काले बादल जब छा जाते हैं, तो उस समय का वर्णन। ठीक है जी। फिर ताल लाया परात भर के, ताल तालाब कि जब अतिथि के पैर, पहले ये रिवाज था, आजकल तो नहीं है, ग्रामीण परिवेश में पहले रिवाज हुआ करते थे कि कोई भी अतिथि आता था, आपने सुदामा जी की भी और श्री कृष्ण की भी कथा पढ़ी होगी कि श्री कृष्ण भगवान के जब मित्र सुदामा जी आते हैं तो वो परात लेकर आते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं। तो कहते हैं कि जब अतिथि आते हैं तो पैर धुलवाए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कैसे मानवीकरण कर दिया, जब वो लहरें उठ रही थी ना तालाब में, पानी था तो भर गया था, कि ताल लाया परात भर के, कि पानी जो है वो अतिथि के पैर धुलवाने के लिए लाया गया है, पानी को कर दिया मानवीकरण। पेड़ झुक झांकने लगे। ठीक है जी। क्या पेड़ कभी झांकते हैं? लेकिन नाचती गाती बयार चली, कि जब वो नाचती गाती हुई बयार चल रही थी, हवा चल रही थी, तो पेड़ झुक झांकने लगे। जबकि ऐसा होता तो नहीं ना, क्या कभी आपको दिखा है? लेकिन बेटा वो सोच पर निर्भर करता है, वो कल्पना की है कवि ने। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, मनुष्य की भांति चित्रित कर दिया है कि जब कोई मेहमान आता है तो क्या होता है कि पेड़ झुक, जो लोग देखते हैं कि कौन आया, गर्दन उठा उठा कर, तो या फिर कोई झुक झुक कर देखता है, तो कवि ने कहा पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन, कि अपनी गर्दन झुका झुका कर देख रहे हैं कि कौन आया। नाचती गाती बयार चली, धूल भागी घाघरा उठा, धूल उड़ रही थी ना, जब बादल आते हैं तो आंधी चलती है, धूल भी उठती है। तो सारी चीजों का यहाँ पर कवि ने मनुष्य की भांति चित्रण कर दिया। ठीक है जी। तो जब बेटा किसी भी चीज का, और वो था कि पीपल ने झुककर जुहार की, पीपल को दिखाया कि जैसे घर का बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो स्वागत करता है, तो यहाँ पर पीपल बड़े बुजुर्ग हैं घर के, और उन्होंने उसकी झुककर जुहार की। अतिथि जो आए थे, जो दामाद आए थे, ये पूरी कविता का वर्णन मैं आप लोगों को कर रही हूँ। ठीक है। तो इसमें पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार है, मनुष्य की भांति चित्रण किया गया। जबकि क्या प्रकृति को देखा है ऐसा कुछ करते हुए? नहीं। सोचो, और मनुष्य की भांति उनको सोचो तो क्या है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है जी। आगे बात समझ में? कोई संशय, कोई शंका यहाँ तक? नहीं। उसके बाद है बेटा अतिशोक्ति। अक्सर आपने सुना होगा, हम कोई भी बात कहते हैं इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। अतिशोक्ति होता है किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। ठीक है। या दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें, लोक सीमा से परे की बातें करना, जो इस लोक में, हमारे संसार में पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं। या तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, या लोक सीमा से परे की बात करना। जैसे भीम फली ने उछाल दिए 100 हाथी एक साथ, पॉसिबल है? लोक सीमा से परे की बात। ठीक है जी। आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, जब राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसा पॉसिबल है? घोड़े की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। ठीक है जी। कि यहाँ पर अभी वो सोच ही रहे थे राणा जी, उनके चेतक की जो तारीफ की गई है वो बढ़ा चढ़ाकर की गई है, कि अभी तक राणा जी इधर सोच ही रहे थे और तब तक जो चेतक था वो उस पार पहुंच गया।
ठीक है जी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे भैया, जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो लंका कैसे जलेगी, और जब तक लंका नहीं जलेगी तो निशाचर कैसे भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। अर्थ आया समझ में कि जहां कहीं पर भी किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है। ठीक है जी, फटाफट रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। दो प्रकार के अलंकार, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में जब बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है, दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के साथ जब कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। अलग अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, जहां पर तुलना की जाती है काव्य पंक्तियों में, और वाचक शब्द कौन कौन से हैं? सा, से, सी, के जैसा, के समान, के तुल्य, सरीखा, सरीखे, सरिस। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर मानो, मनु, जानो, जनु, जो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। ठीक है जी। उसके बाद रूपक अलंकार, जहां पर किसी एक वस्तु पर दूसरी का रूप आरोपित कर दिया जाता है, जैसे कि उसको बिल्कुल एक समान बता दिया जाता है, और इसमें आप लोगों को कर्मधारय के गुण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जहां पर प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं का मनुष्य की भांति वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, उनको बिल्कुल मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार, जहां कहीं पर भी किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो कौन सा अलंकार? अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है जी। हाँ जी, आप एक बार अनुप्रास अलंकार का कोई एग्जाम्पल दे दो। पीपल पात सरिस मंडोला। और चारुचंद्र की नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, 3 बेर खाती थी, कौन से का है? यमक अलंकार का, कि जो 3 बार भोजन किया करती थी वो 3 बेर खाकर गुजारा कर रही है। हाँ जी, आप बताओ श्लेष अलंकार का कोई एग्जाम्पल कौन बताएगा? बताओ। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। जी, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। एक मधुबन जो है वो बाग, और दूसरा मधुबन संसार, और एक कलियां फूलों की कलियां और दूसरी कलियां हमारे संसार के बच्चे। ठीक है जी। उसके बाद उपमा अलंकार का कोई एग्जाम्पल? हाय फूल सी कोमल बच्ची, चांद सा रोशन चेहरा, और भी ना जाने कितने एग्जाम्पल आप साथ से के साथ दे सकते हो। उत्प्रेक्षा, मानो सोता हुआ सागर जागा, समझे? माना, मनु, जानो, जनु, ये सारे जो है आपके इसके वाचक शब्द होंगे। रूपक अलंकार का चरण कमल बंदो हरि राई, मैं तो चंद्र खिलौना ले, मृग नयन, कमल नयन, कितने सारे एग्जाम्पल है, और इसमें आप लोगों को कर्मधारय के गुण देखने को मिलते हैं। मानवीकरण, नाच रही है नाच रही है हवा, नाचती गाती प्यार चली, मेघ आए बंठन के समर के। हाँ जी, फूल हंसे कलियां मुस्काई। बिल्कुल, जहां पर भी प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं का मनुष्य की भांति चित्रण किया गया। अतिशोक्ति अलंकार, जहां पर किसी चीज का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। यस, किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? किसी को कोई संशय, शंका? सब क्लियर? थैंक यू।